नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे कितने पाकिस्तान। इस उपन्यास के सार के बारे में आज हम जानेंगे, तो आइए देखते हैं। कमलेश्वर जी ने कितने पाकिस्तान उपन्यास में अगर हम देखें तो विभाजन से जूझ रहे समाज में मरणासन मनुष्यता के एक लंबे इतिहास को दिखाने का प्रयास किया है। विभाजन शब्द से यहाँ सिर्फ किसी भूमि के टुकड़े के विभाजन को ना समझा जाए। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें अनेक प्रकार के विभाजन दिखाई देते हैं। ये विभाजन सामाजिक, आर्थिक, भाषिक एवं धार्मिक आदि भी हो सकते हैं। इन सभी विभाजनों के केंद्र में कौन होता है? मनुष्य, क्योंकि सभी परिस्थितियों का प्रभाव किस पर पड़ता है? मानव पर पड़ता है। तो कमलेश्वर जी ने अपने उपन्यास में कितने पाकिस्तान, या मुख्य विषय क्या है? विभाजन का है। पाकिस्तान एक प्रतीकात्मक शब्द है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें अपने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घटना याद आती है। लेकिन यहाँ पर कितने पाकिस्तान से अभिप्राय क्या है? और जो ये उपन्यास का शीर्षक है कितने पाकिस्तान, यानी ऐसे अनेक देश हैं या ऐसे अनेक, अगर हम देखें तो क्षेत्र है जहां पर पाकिस्तान के विभाजन की जो परिस्थितियां हैं, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की वैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं या उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से इस शीर्षक को रखा गया है कि कितने पाकिस्तान। तो आइए आगे देखते हैं कि कितने पाकिस्तान उपन्यास में अगर नायक की बात करें तो कोई नायक नहीं है। स्वयं कमलेश्वर इस उपन्यास की भूमिका में लिखते हैं कि कोई नायक या महानायक सामने नहीं था, इसीलिए मुझे समय को ही नायक, महानायक और खलनायक बनाना पड़ा। यानी यहाँ पर पात्र के रूप में किसको लिया गया है? नायक के रूप में समय को लिया गया है। इस उपन्यास का नायक भी समय है और खलनायक भी समय ही है। हालांकि इसमें कुछ पात्र अवश्य शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आ सकता है अदीब का। ये एक व्यक्ति हैं। अदीब का अर्थ होता है साहित्यकार। साहित्यकार यानी अदीब वह इंसान है इस उपन्यास में जो तमाम त्रासदियों में मानवता के अवशेष खोजता है। वह अपनी अदालत में इतिहास में हुई घटनाओं को सामने रखता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचता है अथवा अंतर्द्वंद से घिरा रहता है। यहाँ पर तमाम त्रासदी क्या है? जो विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग घटनाएं घटित हो रही है, जिससे कि मानवता खंडित हो रही है। उन त्रासदियों में, उन जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उसमें मानवता के अवशेष खोजता है। यानी मानवतावाद का पक्षधर है। मानव को प्रधान रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। और मानवता की जो बची खुची अवशेष, क्या मतलब क्या होता है? बचा खुचा। कहने का भाव क्या है कि मानवता इस देश में से ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में से मानवता खत्म होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। अदीब उसी खत्म होती हुई मानवता के अवशेष खोजने का प्रयास करते हैं और अपनी अदालत में इतिहास में हुई अलग अलग घटनाओं को सामने रखते हैं ताकि एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। अगर निष्कर्ष कहीं नहीं मिलता तो उसके मन का जो अंतर्द्वंद है उससे घिरा हुआ पात्र इसको दिखाया गया है। दूसरा पात्र यहाँ पर सलमा है। इस उपन्यास में सलमा उस भावना की तरह है जिसे अदीब पाना चाहता है, पर तमाम बंधनों और रूढ़ियों ने उसका रास्ता रोक रखा है। सलमा बहुत कम समय के लिए उस उपन्यास में रहती है, अतः इस पात्र का उतना ज्यादा विस्तार हमें इस उपन्यास में नहीं मिलता। तीसरा जो पात्र है वो अर्दली है। इस उपन्यास में सभी घटनाओं एवं ऐतिहासिक पुरुषों को अदीब की अदालत में हाजिर करने का काम कौन करता है? अर्दली करता है। साथ ही साथ अदीब जब भावनाओं में बहने लगता है तो उस पर नियंत्रण करने का काम भी अर्दली करता है। अर्दली को हम बुद्धि की भांति समझ सकते हैं, जो हमारे समक्ष हमारे तमाम ज्ञान को रखता है, जिससे हम विश्लेषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीन प्रमुख पात्र है, अदीब, सलमा और अर्दली। ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? अदीब से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुख्य भूमिका में, मुख्य नायक में कौन है? समय है। अब अगर इसकी कथा की बात करें तो इसमें केवल एक कथा नहीं है, अपितु कई कथाएं हैं। अर्थात उपन्यास में कोई ऐसी कथा नहीं है जो पूरे उपन्यास में प्रारंभ से लेकर आखिर तक चलती है, बल्कि धीरे धीरे उसमें अनेक कथाएं मिलती चली जाती है। इस उपन्यास में मुख्यतः इतिहास की तमाम घटनाओं और पात्रों को अदीब की अदालत में पेश किया गया है और जिरहें
चल रही है, यानी उस पर बहस होती है जो घटनाएं घटित हो चुकी है। ये इतिहास सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप के नहीं बल्कि विश्व के उन हिस्सों के जैसे कोसोवो, पूर्वी तिमोर, सोमालिया, कश्मीर आदि की है जहां सामाजिक और धार्मिक विभाजन के चलते हत्याएं हो रही है। इस प्रकार कमलेश्वर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग भी प्रतीकात्मक रूप से करते हैं। पाकिस्तान का अभिप्राय उस समाज और स्थान से है जहां भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति और विचारधारा आदि के नाम पर विभाजन और हिंसा हुई है। यहाँ पर जिन स्थानों का जिक्र किया गया है ये वो सभी स्थान है जहाँ पर किसी न किसी बात को लेकर विभाजन हुआ है या हिंसा हुई है, चाहे वो भाषा को लेकर हुआ हो, चाहे क्षेत्र को लेकर, चाहे धर्म को लेकर या जाति को लेकर, या फिर किसी विशेष विचारधारा को आधार बनाकर जहाँ पर विभाजन की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हो। इस उपन्यास में प्रमुखतः हमारे भारतीय इतिहास की दो घटनाओं को सामने रखकर बातें की गई है। दो घटनाएं कौन सी है? एक तो है बाबरी मस्जिद का विध्वंस और दूसरा है औरंगजेब का धार्मिक उन्माद। हम जानते हैं कि हमारे इतिहास में ये दोनों ही घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और देश के विभाजन की त्रासदियां इस उपन्यास में आई है। देखिए, कश्मीर से हिंदुओं का पलायन कितना दुखदाई घटनाक्रम रहा है ये हम अच्छे से जानते हैं। और हमारे देश की जो विभाजन हुआ है, चाहे वो किसी राज्य का धर्म के नाम पर हुआ हो, चाहे वो जाति के नाम पर हुआ हो या अन्य किसी आधार पर, वो त्रासदी में हम उसे शामिल कर सकते हैं। इन घटनाओं का लेखक पड़ताल करते हैं कि घटनाएं कैसे हुई, क्यों हुई, तथा कई आयामों को हमारे सामने भी रखते हैं। अयोध्या का समाज क्या बाबरी मस्जिद के बन जाने से विभाजित हो गया था, या क्या उस मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था? ये कुछ ज्वलंत प्रश्न है जो इस उपन्यास में शामिल किए गए हैं। इन सभी बातों को तथ्यों के माध्यम से कमलेश्वर हमारे सामने रखते हैं। ये केवल कोई कल्पना मात्र नहीं बल्कि तथ्यों को यहाँ आधार बनाया गया है। विश्वनाथ मंदिर को गिराकर वहां पर मस्जिद बनाए जाने की घटना को अदीब की अदालत में पेश करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नए तथ्यों का पता भी चलता है। यहाँ प्रश्न ये है कि ये तथ्य कितने प्रमाणिक है, और अगर प्रमाणिक है तो सामान्य जनमानस के मध्य क्यों नहीं है। यानी यहाँ पर लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो तथ्य हमारे सामने हैं उन पे सबसे पहले प्रश्न तो उठता है कि वो प्रमाणिक है या नहीं, और अगर वो प्रमाणिक हैं जिनको हम आधार मान सकते हैं तो जनता उनसे रूबरू क्यों नहीं है, जनता उनके बारे में क्यों नहीं जानती है। तो इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे इतिहास में हुई है उसमें दारा शिकोह की हत्या का प्रसंग इतिहास के षड्यंत्रों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है, और साथ ही ये भी दिखाता है कि मजहब का इस्तेमाल किस तरह मात्र सत्ता हासिल करने के लिए किया जाता है। और ये इस्तेमाल मात्र औरंगजेब ही नहीं वरन लगभग हर प्रत्येक शासक ने किया, और वह आज भी हमारी राजनीति का एक अभिन्न अंग है। वर्तमान में भी हम यही देख रहे हैं कि धर्म को आधार बनाकर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है। धर्म और संप्रदाय आदि का प्रयोग हमेशा सत्ताधारी लोग करते रहे हैं। जो सामान्य जन होते हैं वह बस उसकी चक्की में पिसते रहते हैं। लोगों के विश्वास को चराना राजाओं का प्रमुख हथियार रहा है। तो यहाँ पर देखिए मूल बात आ जाती है धर्म और संप्रदाय, और इस उपन्यास में भी इन दोनों बातों को आधार बनाया गया है कि अब वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, जो त्रासदियां हैं, या जो विभाजन की परिस्थिति आ गई है या स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो आज के समय से नहीं है बल्कि हर युग में ऐसे औरंगजेब रहे हैं जिन्होंने दारा शिकोह की हत्या का प्रसंग केवल उस घटनाक्रम में या उस काल में नहीं, प्रत्येक काल में ऐसी घटनाएं घटित होती है जहां किसी धर्म या संप्रदाय को आधार बनाकर जो राजनेता है वो अपनी कुर्सी मजबूत करने में लगे रहते हैं। अब बात करते हैं इसकी भाषा और शैली क्या है। देखिए, उपन्यास की भाषा शैली भी काफी अलग है क्योंकि अनेक जगहों के मिथक और घटनाओं का जिक्र हुआ है। अतः उपन्यास की भाषा में वैसे शब्द भी मिल जाते हैं जिस स्थान को देखिए, अनेक जगह यानी अलग अलग स्थानों की बात हुई है, तो जिस स्थान की बात होगी उस स्थान से जुड़े हुई भाषा के शब्दों का इस्तेमाल इसमें हुआ है। उपन्यास में अधिकतर अरबी और फारसी शब्दों की भरमार है। इसकी शैली स्वप्न की तरह लगती है।
एक घटना के बाद कोई और घटना कहीं और से आ गई, फिर पहली घटना आ गई। अतः इसे पढ़ते वक्त पाठक कभी भी ध्यान भटकने नहीं दे सकता। उसे सभी घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा, उसे याद रखना पड़ेगा कि यह घटना कब घटित हुई थी, और उसे हर घटना को याद रखना होगा, क्योंकि वह आगे कहीं ना कहीं उसका इंतजार कर रही होती है, जो उपन्यास के साथ बाद में जुड़ जाती है। तो अनेक घटनाओं का मिश्रण होने के कारण यहाँ पर भाषाओं के शब्दों की भी भरमार है। उसमें अरबी फारसी की शब्दावली का भी भरपूर प्रयोग हुआ है। इस उपन्यास की बात करें तो विश्व भर के मानव की पीड़ा का चित्रण करता है। तो मूल उद्देश्य यहाँ पर क्या है, या मुख्य जो बात है वो क्या है, मानव की पीड़ा का चित्रण हुआ है, क्योंकि मानवता की कोई भी सीमा नहीं है। वह धर्म, जाति, नस्ल, विचारधारा, देश आदि की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। यही विचार हमारी सोच को स्वतंत्रता प्रदान करती है और हमें विश्व को देखने के एक व्यापक दृष्टिकोण भी मिलता है। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि अपने दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करना। कैसा दृष्टिकोण? मानव को देखने का दृष्टिकोण। मानव किसी धर्म से जुड़ा होना, किसी जाति से ना जुड़े, किसी नस्ल से ना जुड़े, किसी विचारधारा से ना जुड़े, वो केवल मानव है और उसे एक दूसरे से भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। सभी जाति, धर्म, नस्ल, विचारधारा का उसे सम्मान करना चाहिए। तभी पाकिस्तान जैसी जो विध्वंसक या जो त्रासदी घटित हुई थी, और वैसी ही त्रासदियां जो अन्य जगह, स्थानों और विश्व में घटित हो रही है, उन पर रोक लगाई जा सके या उनको रोका जा सके। यही इस उपन्यास के माध्यम से लेखक इसी घटना पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये उपन्यास जो मैंने थोड़ा संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये उपन्यास आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। पढ़ने से जो संतुष्टि और जो ज्ञान मिलता है वो केवल एक 10 मिनट की वीडियो से नहीं मिल सकता। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।